कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट मॉडर्न इंडिया का लेक्चर चल रहा था और मॉडर्न इंडिया के लेक्चर में हमने कांग्रेस को पढ़ना शुरू करा था। कांग्रेस को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें उदारवाद और उग्रवाद का किस प्रकार से उदय हुआ और उग्रवाद का उदारवाद से किस प्रकार से उदय हुआ और उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम ये देखते हैं कि हमें पढ़ना है बहुत सारी घटनाएं, और बहुत सारी घटनाएं एक घटना से दूसरी घटना का लिंकेज। तो आज हम शुरू करेंगे बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन को पढ़ेंगे तो आगे के 10 साल में होने वाली घटनाएं का प्रभाव इस बंगाल विभाजन के कारण पड़ा। कारण हमेशा बंगाल विभाजन आगे की घटनाओं का बना। तो मैं आपको सिनॉप्सिस बना देता हूं। आप सिनॉप्सिस में समझने की कोशिश करिएगा कि मुझे आगे आपको कहां तक के लेकर जाना है। तो 1905 बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन जो हुआ इसके पीछे क्या कारण थे, रीजंस, क्यों किया गया, उसके बारे में हमें देखना है। इसके बाद बंगाल विभाजन का विरोध किया गया, किन किन के द्वारा किया गया, और इसका प्रभाव क्या रहा, प्रभाव क्या रहा, सकारात्मक रूप से, और दूसरा नकारात्मक रूप से। विरोध में अगर हम पढ़ेंगे तो इस विरोध को करने के दौरान आपको मैं बताऊंगा कि जो उदारवादी व्यक्ति थे उनके विरोध करने की जो रोड मैप था, उनका विरोध करने का रोड मैप था, वो उग्रवादी की तुलना में अलग था। ये लोग कुछ और चाहते थे, ये लोग कुछ और चाहते थे, और इसी के कारण, इसी के परिणाम स्वरूप जो परिणाम हुआ वो परिणाम में आपको स्वदेशी आंदोलन दिखाई देगा। कौन सा आंदोलन दिखाई देगा बेटा? स्वदेशी आंदोलन। और इस स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत की जाती है 1906 में, तो 1906 में जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है तो इसी के साथ में जब ये बंद होता है स्वदेशी आंदोलन, तो आपको भारत में क्रांति काल दिखाई देगा। कौन सा काल दिखाई देगा? क्रांति काल। और इसी बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप आपको स्वदेशी आंदोलन के साथ में, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं यहीं से लिंक बनाकर लिख रहा हूं, परिणाम स्वरूप आपको मुस्लिम लीग की स्थापना दिखाई देगी। और मुस्लिम लीग के साथ में आपको इसी के परिणाम स्वरूप 1919 का मार्ले मिंटो एक्ट भी दिखाई देगा। इसी के परिणाम स्वरूप क्या रहा, कैसे रहा, सब चीज का लिंकेज आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बंगाल विभाजन करा गया। प्रमुख एक वायसराय थे जो 1899 में बनकर आए भारत, और आने के बाद उनके द्वारा कई सारी क्रियाओं को अंजाम दिया गया। जैसे ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट लाया गया, शिमला में उन्होंने बैठक की और उस बैठक के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, और विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करके सरकार के दबदबे को शिक्षा में बढ़ाने की कोशिश की। उस व्यक्ति का नाम था कर्जन, और कर्जन की सोच ये थी कि जो एकीकृत बंगाल है, जो वर्तमान में आप पश्चिम बंगाल देखते हो, वो पश्चिम बंगाल, वो बंगाल जो हम बात करते हैं वो पश्चिम बंगाल जैसा इतना छोटा नहीं था। वो बंगाल वर्तमान का बांग्लादेश, असम, थोड़ा सा मेघालय का क्षेत्र, वर्तमान का बिहार, उड़ीसा और झारखंड, इतना मिलकर एक राज्य था जिसका नाम था बंगाल। और बंगाल की उस समय पॉपुलेशन, अगर मैं अनुमानतः बोलूं तो 9 करोड़ के करीब करीब थी। और 9 करोड़ की पॉपुलेशन में इंटेलेक्चुअल लोगों का दबदबा वहां पर ज्यादा था। और इंटेलेक्चुअल लोग स्वाभाविक रूप से, पढ़े लिखे लोग अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता के प्रति ज्यादा सजग रहते कंपेयर टू अनपढ़ लोगों। और यही कारण रहा कि लगातार बंगाल से क्रांतिकारी आवाज उठते दिखाई दे रही थी।
और इसलिए कर्जन ने अपने वक्तव्य में कहा था कि एकीकृत बंगाल भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, और इसलिए मैं इस एकीकृत बंगाल को तोड़ना चाहता हूँ, और तोड़ना चाहता हूँ तो मैं बंगाल का विभाजन करना चाहता हूँ। ये बात उसने कमेटी को बताया था, कहाँ पर? लंदन में। पर जब घोषणा की गई तो उसने कहा था कि भैया इतने बड़े बंगाल पर एक अकेले गवर्नर के द्वारा शासन किया जाना कठिन है, तो इसलिए मैं उस बंगाल का विभाजन करना चाहता हूँ प्रशासन के आधार पर। परंतु ये उसकी मंशा क्या थी? भारत में बंगाल के विभाजन करके एकीकृत जो एकता की भावना उसको तोड़ना और सांप्रदायिकता को भावना को जगाना। उसने क्या किया? बंगाल विभाजन किया, चलो कोई दिक्कत नहीं। और उसने बंगाल विभाजन बड़े गलत तरीके से किया। इस बंगाल विभाजन का, ये बंगाल है और इस बंगाल को जब दो भागों में बांटा गया तो ये है पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी। और पूर्वी जो बंगाल था यहाँ पर मुस्लिम बहुल उसने रखा, और जो पश्चिम बंगाल था उसमें क्या रखा उसने? हिंदू बहुल। और इसके माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश की। जब मतभेद पैदा करने की कोशिश की तो उस समय के इंटेलेक्चुअल पर्सन जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति, इनके द्वारा विरोध किया गया, और विरोध करने के साथ में आपको बंगाल विभाजन का विरोध दिखाई देगा। जैसे ही आपको 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा होती, विरोध दिखाई देगा। और विरोध दिखाई देने के दौरान जो कांग्रेस, जिसमें उग्रवादियों का वर्चस्व बढ़ते जा रहा था और उदारवादियों से मतभेद भी बढ़ते जा रहे थे, अब उन्होंने कहा कि भैया ये एक सुनहरा मौका है जनता तक के अपनी आवाज को पहुंचाने का और जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का। तो मतलब बंगाल विभाजन को भारत के विभाजन का एक आप मुद्दा बना दो, भारत के दुख का एक मुद्दा बना दो, और पूरे बंगाल विभाजन का विरोध पूरे भारत में करवा दो। ये किनका कहना था? उग्रवादियों का। और ये मुद्दे पर दूसरी विचारधारा रख रहे थे उदारवादी, और उदारवादियों का कहना था कि भैया बंगाल विभाजन का जो मुद्दा है केवल और केवल किससे जुड़ा हुआ है? बंगाल के लोगों से। तो केवल कहां पर विरोध करो? बंगाल में विरोध करो। जैसे तैसे 1905 का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, उस समय में दोनों के बीच मतभेद बड़े जोर शोर से दिखाई देने लगे। जब जोर शोर से दिखाई देने लगे तो उसी समय में बंगाल विभाजन हो जाना था, सॉरी कांग्रेस विभाजन हो जाना था, परंतु हुआ नहीं। जैसे तैसे उदारवाद उग्रवादियों की बातें को माना गया, और मानने के बाद में पूरे भारत में बंगाल विभाजन का विरोध किया। और बंगाल विभाजन का विरोध करके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सुमार बंगाल नामक जो राष्ट्रगीत, जो बंगाल का आगे पश्चिम बांग्लादेश का आगे चलकर राष्ट्रीय गीत बना, वो रातों रात प्रसिद्ध हो गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा शुरू किया गया वंदे मातरम, ये रातों रात फेमस हो गया। और इसके साथ में आपको कई सारे नवीन नवीन व्यक्तियों के भी यहाँ पर आपको छवि दिखाई, जैसे अरविंद घोष जैसे व्यक्ति दिखाई देंगे जो उग्रवादी स्वभाव के थे, परंतु उनके द्वारा भी लगातार कार्य किए गए, और पूरे भारत से सहानुभूति मिली। जब सहानुभूति मिली तो मिलने के बाद में इस बंगाल विभाजन का प्रभाव भी हमें दिखाई दिया। प्रभाव कैसे दिखाई दिया? परिणाम से समझ में आएगा कि हमें प्रभाव क्या दिखाई दिया। बंगाल विभाजन का विरोध करने के दौरान 1905 में जो विरोध की प्रकृति ही थी, उस प्रकृति को उदारवादियों ने बोला कि नहीं, वो प्रकृति चलेंगी नहीं। तो अगला जो अधिवेशन होने वाला था वो अधिवेशन के दौरान उग्रवादी चाहते थे कि भैया हमारा व्यक्ति बने क्या उस अधिवेशन का अध्यक्ष, और उदारवादी चाहते थे कि हमारा व्यक्ति बने। सबको पता था कि अगर उग्रवादी गुट का कोई व्यक्ति अगर अध्यक्ष बनेगा तो स्वाभाविक रूप से आपको वहां पर उग्रवादी विचारधारा का प्रभुत्व दिखाई देगा। और इसी के कारण दोनों के बीच में संतुलन बिठाने के लिए प्रमुख व्यक्ति, जिनको दोनों ही गुट बहुत अधिक मान सम्मान देते थे, दादा भाई नौरोजी को 1906 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। और जब कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया तो दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए, उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में संतुलन बनाने के लिए हमें दिखाई दिया 1906 में उन्होंने 4 प्रस्ताव को पारित करवा लिया, और पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया दादा भाई नौरोजी ने, कि हम स्वदेशी पर बल देंगे
और स्वराज पर बल देंगे। तो स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस में सबसे पहले हुआ और स्वराज शब्द का प्रयोग करके बंगाल विभाजन को पूरे भारत में विरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें स्वदेशी आंदोलन चलाना चाहिए। तो परिणाम हमें दिखाई दिया क्या? स्वदेशी आंदोलन, इसका प्रभाव सकारात्मक रूप से आपको पड़ते हुए दिखाई देगा। स्वदेशी आंदोलन चला। ये स्वदेशी आंदोलन में कई सारे क्रियाकलापों को शामिल किया गया। जैसे सबसे प्रमुख, कोई भी व्यक्ति स्वदेशी कपड़ों को नहीं पहनेगा, कोई भी व्यक्ति विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेगा, कोई भी व्यक्ति विदेशी खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति विदेशी शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा। इस माध्यम से पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसको अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा समर्थन दिया गया। जैसे अगर मैं भारत में अगर महाराष्ट्र के क्षेत्र में कहूँ तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपनी बेटी के साथ मिलकर क्या किया गया? विरोध किया गया और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। मद्रास के क्षेत्र में चिदंबरम पिल्लई के द्वारा विरोध किया गया और पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। दिल्ली के क्षेत्र में रजा खां के द्वारा विरोध किया गया। रजा खां एक प्रमुख व्यक्ति, दार्शनिक व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण। और पंजाब के क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे लाला लाजपत राय और सरताज सिंह। सरताज सिंह कौन थे? ये सरताज सिंह आपको भगत सिंह के चाचा दिखाई देंगे। आगे चलकर हम हृदय सरदार हरदयाल सिंह की जो हम एक कमेटी बताएंगे, गदर पार्टी, तो वो गदर पार्टी से संबंध इनका कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा, जोड़ूंगा। तो पंजाब के क्षेत्र में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह के द्वारा विरोध किया गया। और बंगाल के क्षेत्र में लाला विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष के द्वारा विरोध किया। पूरी जगह पर विरोध चल रहा था। परिणाम दिखाई दिए बंगाल विरोध। परंतु क्या हुआ? 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन आया। 1907 का जैसे ही अधिवेशन आया तो 1907 के अधिवेशन की पहले जगह डिसाइड की गई थी नागपुर, और नागपुर उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था। और इस समय में उग्रवादी लोग चाहते थे कि भैया यहाँ पर जो व्यक्ति बने अध्यक्ष वो उनके गढ़, उनकी विचारधारा का बने। परंतु उदारवादी चाहते थे कि भैया उनकी विचारधारा का बने, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि नागपुर में अधिवेशन। और इसलिए 1907 का जो अधिवेशन पहले से निर्धारित था कि भैया नागपुर में होगा, वो निर्धारित जगह को हटाकर सूरत में किया गया। और सूरत में रास बिहारी बोस के द्वारा उस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और इस अधिवेशन में वो मुद्दे फिर से उठाए गए जो 1906 के दादा भाई नौरोजी के द्वारा जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई उसमें उठाए गए। और इस अधिवेशन में जब उग्रवादियों की उन पुराने मुद्दे पर गौर करना ही लोगों ने छोड़ दिया तो उग्रवादी कहीं ना कहीं उग्र हुए। और उसके बाद में हमें विभाजन दिखाई दिया। किसके बीच में? बंगाल विभाजन के बाद में हमें सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में दिखाई दिया। ये परिणाम में हम पढ़े। अब जब सूरत विभाजन होता है तो उसी के बाद में 1907 में कांग्रेस क्या करती है, आगे चलकर 1908 के अधिवेशन में जो मद्रास में होता है उस अधिवेशन में कहती है कि जितने भी पुराने उग्रवादी विचार है हम उसको त्याग करेंगे, कांग्रेस का नया संविधान बनाएंगे। इसके बाद में कांग्रेस जो पूरे अखिल भारतीय हो चुकी थी वो फिर से मुट्ठी भर लोगों का केवल षड्यंत्र बन गई, मुट्ठी भर लोगों के निर्देश के अनुसार चलने वाली एक संस्था बनकर रह गई। परंतु इस बंगाल विभाजन के विरोध के लिए जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जिसमें उग्रवादी लोग कर रहे थे, उग्रवादी लोगों में मद्रास में पिल्लई, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में विपिन चंद्र पाल, मध्य क्षेत्र में या दिल्ली क्षेत्र में रजा खां और पंजाब के क्षेत्र में लाला लाजपत राय, इनको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति ही जब क्या हो गए, जब स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति ही गिरफ्तार हो गए तो स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। और जब नेतृत्व विहीन हो गया तो स्वदेशी आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे, महिला,
मध्यम आयु के बच्चे जिन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी थी, उन्हें लग रहा था कि स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारत को आजादी मिल जाएगी। जब ये आंदोलन एकाएक बंद हुआ, तो एकाएक बंद होने के कारण नकारात्मक परिणाम के रूप में आपको दिखाई देगा भारत में क्रांति का काल। भारत में क्रांति का काल, आपको यहीं पर क्रांतिकारी गतिविधियां दिखाई देंगी। सावरकर जैसे व्यक्ति दिखाई देंगे, आपको जतिन बागा नामक व्यक्ति दिखाई देगा, आपको पंजाब के क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियां दिखाई देंगे। नागपुर षड्यंत्र, अलीगढ़ षड्यंत्र आपको दिखाई देगा। तो ये षड्यंत्र आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर ही, एक मैं वीडियो ही बनाऊंगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर। और इसी के बाद में आपको नकारात्मक परिणाम के रूप में एक और चीज दिखाई देगी कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जब पता चला कि भैया ये विरोध करने वाले लोगों में हिंदू भी और मुसलमान लोग हैं, तो मतलब बांटे कैसे, तो उनके द्वारा बांटने के लिए उनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया गया। आगा खां को बुलाया गया, दिल्ली में बुलाया गया और कहा कि भैया आप वहां पर मिलो, और मिलने के लिए कहा कि आपके प्रतिनिधि के लिए आप एक पार्टी की स्थापना करिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना, और मुस्लिम लीग में मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन कहीं ना कहीं संकुचित हो, कम लोगों के पार्टिसिपेशन हो, इसलिए मार्ले मिंटो एक्ट लाया गया। और मार्ले मिंटो एक्ट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र का उपबंध रखा गया, जिसके तहत कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ता है और वो मुसलमान है, तो उस व्यक्ति को केवल मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। तो मतलब विभाजन की भावना को भी प्रोत्साहित किया। तो मतलब बंगाल विभाजन से आपको स्वदेशी आंदोलन दिखाई देगा, स्वदेशी आंदोलन के समाप्त होने पर क्रांतिकारी गतिविधियां दिखाई देंगी। बंगाल विभाजन से आपको मुस्लिम लीग की स्थापना दिखाई देगी और मार्ले मिंटो एक्ट भी दिखाई देगा। यह सब घटना हो रही है एक बंगाल विभाजन के बाद, यह सब हमें दिखाई देने लगा। परंतु जो भी हो, आगे 1911 आते आते अरुंडेल कमेटी की अनुशंसा पर, जो 1906 में ही मिंटो के द्वारा बनाई गई थी, उस कमेटी की अनुशंसा पे 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और फिर से जो प्रमुख केंद्र था, पहले कैपिटल थी कैलकाटा, उसको 1911 में स्थानांतरित कर 1912 में कि जनवरी महीने में कहाँ रख दिए, दिल्ली रख दिए। इसके पीछे भी कई कारण हैं, मैं कभी इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली को क्यों बनाया गया कैपिटल, क्यों दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, कैलकाटा को ही क्यों कैपिटल नहीं रहने दिया, इसके ऊपर भी डिबेट चलता है। परंतु एक प्रश्न यह है कि भैया बंगाल विभाजन हुआ, तो एक प्रश्न बनता है कि बंगाल छींकता है और भारत को जुकाम होता है। बंगाल छींकता है और भारत को जुकाम होता है, ये प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप लिखकर बताइएगा, क्योंकि इसके ऊपर कई सारी विचारधारा है कि जो बंगाल, हर भारत में हर चीज की शुरुआत बंगाल से हुई। तो मैं कल आते से ही इस प्रश्न का जवाब दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, परंतु उसके पहले 2 से 3 प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं। पहला, बंगाल विभाजन के संबंध में कर्जन की क्या सोच थी, पहला प्रश्न। दूसरा, बंगाल विभाजन किस दिनांक को घोषित किया गया। तीसरा प्रश्न, 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अगला प्रश्न, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन पूर्व में किस निर्धारित जगह पर था। आपको यदि वीडियो अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रांतिकाल जरूर पढ़ेंगे। ये क्रांतिकाल 2 क्रांतिकाल है, मैं वो दोनों क्रांतिकाल बताऊंगा, परंतु अगर आपकी इच्छा होगी तो हम आज ही अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे। पर मेरी इच्छा है कि हम गांधी को पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद में क्रांतिकाल को पढ़ते हैं, ताकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आए। तो अगला चैप्टर होगा हमारा गांधी। तो गांधी शुरू करेंगे और गांधी की विचारधारा को, आइडियोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।